Assalamu alaikum, respected students of engineering management. Can you hear me properly? Please मुझे बताइए कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है properly. Let me check. Farah from Zubair is writing something. Okay, then let me start. कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा. अच्छा, हमारा ये 5th चैप्टर है जो कि कंट्रोलिंग के ऊपर है और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से ये दिस विल बी द लास्ट चैप्टर. उसके बाद हम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर स्टडी करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से भी आ सकती हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर थोड़ी मैथमेटिकल पार्ट रखा है. तो कंट्रोलिंग के बाद हम 2 वीक्स मज़ीद जो हमारे पास टीचिंग वीक्स रह गए हैं इंशाल्लाह ताला, यानी कि नेक्स्ट वीक और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है, ये 2 वीक्स रह गए हैं टीचिंग के हमारे पास. तो उसमें हम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे. तो कंट्रोलिंग विल बी द लास्ट रिजॉर्ट जहाँ पर हम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे या मैनेजमेंट की चीज़ों को स्टडी करेंगे. अच्छा, कंट्रोलिंग से मुराद ये होती है हमारी कि हम दरअसल अपने डिज़ायर्ड आउटपुट्स चाहते हैं. ये तो हमने शुरू से बात की थी कि हम एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, तो उस काम करने का जो बुनियादी मकसद है, वो सबसे बुनियादी मकसद यही है ना. पिवटल रीज़न वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ व्हाट टू अटेन डिज़ायर्ड आउटपुट. और जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो विदाउट क्या कहते हैं सुपरविज़न के, विदाउट प्रॉपर क्या कहते हैं आपके पॉलिसीज़ एंड SOPs के तो हासिल हो नहीं सकती. और जाहिर सी बात है, जब आपको डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, डिज़ायर्ड जो लफ्ज़ डिज़ायर्ड है, जो डिज़ायर्ड से मुराद ख्वाहिश रखते हैं जिसकी आप, आउटपुट तो हर किस्म की होती है ना, लेकिन जो आउटपुट आपको रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सुपरविज़न देनी पड़ेगी. तो इसके लिए आपको कंट्रोल करना पड़ता है एनवायरनमेंट को, ताकि आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकें, प्रोडक्टिविटी को सिक्योर कर सकें और प्रोडक्टिविटी को इंगेज रख सकें. और ताकि कोई भी यहाँ पर अनएक्सेप्टेबल वो चीज़ें जो आपको डिज़ायर्ड नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अनएक्सेप्टेबल है, आउटपुट को डिक्रीज़ कर रही है, उसको आप रिड्यूस करें या उसको रोक दें. तो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग. कि जो भी मैनेजर्स हैं वो रेगुलेट करते हैं काम को. रेगुलेट से मुराद पॉलिसी. अच्छा, पॉलिसी तो ऊपर बन गई, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, फिर उसको इवेल्युएट करना और उसके रिज़ल्ट्स निकालना. यानी स्टैंडर्ड्स आप जो सेट करते हैं वो स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे. परफॉर्मेंसेस जो आपने सेट किए हैं, परफॉर्मेंसेस की जो आपने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं, क्या वो परफॉर्मेंसेस के स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे, उनको एवेल्यूएट आप कर रहे हैं टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग. तो अगर हम नेचर ऑफ कंट्रोलिंग की बात करें तो प्राइमरीली जो है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है और ऑपरेशनल नेचर है. ये 2 तरह. एडमिनिस्ट्रेटिव से मुराद ये है कि किसी को आप सुपरवाइज़ कर रहे हो, आप खुद प्रोसेस में शामिल नहीं हैं, प्रोसेस के ऊपर बैठ के आप एडमिनिस्टर कर रहे हो. ऑपरेशनल का मतलब ये है कि इटसेल्फ प्रोसेस को आप सुपरवाइज़ कर रहे हो. तो कोई प्रोसेस से मुराद आप कोई क्या कहते हैं प्रोडक्शन कंपनी है, वो प्रोडक्शन कर रही है. लेस चिप्स हैं आपके फॉर एग्जांपल, वो प्रोडक्शन हो रहा है. तो लेस चिप्स किसी प्रोसेस के थ्रू बन रहे होंगे, किसी मशीन, किसी फायर से निकल रहे होंगे, किसी मशीन से कटिंग हो रही होगी. तो उस कटिंग प्रोसेस को, उस फायर के प्रोसेस को ऑपरेशनल प्रोसेस का नाम दिया जाता है. और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से मुराद ये कि जो लोग उन मशीन्स पे काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंसेस को एवेल्यूएट करना, उनकी ट्रेनिंग्स को एवेल्यूएट करना, उनकी आउटपुट्स को एवेल्यूएट करना कि एक वर्कर क्या आउटपुट अटेन कर रहा है. दैट इज़ कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर. सही. तो क्रिटिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है किसी भी प्लान की. इसकी तो हमने बात की है ना, जो आपने प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान आपका है या ऑपरेशनल प्लान आपका, वो जो आपने लेआउट किए हैं प्लानिंग में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसकी एनालिसिस भी करते रहेंगे. दैट इज़ व्हाट आई मेंट बाय सेइंग क्रिटिकल इवैल्यूएशन, कि उसकी एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट है. लेकिन अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है तो कोई रिज़ल्ट ही नहीं है. तो अगर कोई प्लान को इम्प्लीमेंट करें, प्लान कागज़ में बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उसको क्या कहते हैं उसकी आउटपुट को गेज नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप उस प्लान के रिज़ल्ट्स को नहीं इवेल्युएट कर सकते. फिर जब तक वो प्लान को इवेल्युएट करना है तो उसके टास्क को डेलीगेट करना है,
अगर टास्क को डेलीगेट करना है तो जैसे पता है कंट्रोलिंग आपको चाहिए, कंट्रोलिंग से मुराद सुपरविजन चाहिए आपको, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की हो चाहे वो ऑपरेशनल नेचर की हो। और इसी तरह से ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो आगे बढ़ती है। प्रॉपर कंट्रोलिंग पैरामीटर्स जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आगे या फर्दर मज़ीद अच्छी आउटपुट्स, बेहतरीन आउटपुट्स, यानी वो आउटपुट्स जो पिछले साल से बेहतर हों, वो हासिल नहीं हो सकती जब तक आप प्रॉपर कंट्रोलिंग ना करें। फिर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग होते हैं जो, जैसे आप देखते हैं ना, हम लोग एग्ज़ाम्स लेते हैं, हम लोग असाइनमेंट्स लेते हैं, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये तो हमने सवाल सही सॉल्व किया, इसमें तो अच्छा, उनकी अपनी क्रिएटिविटी, इनोवेशन की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सवाल जिस तरीके से आना चाहिए, टीचर ने वो पहले ही गाइड किया है कि इसका सवाल कुछ इन पैरामीटर्स में मुझे देखना है, रिस्पेक्टिव ऑफ क्रिएटिव एंड इनोवेशन, तो अगर वो इन पैरामीटर्स को नहीं अटेन करेगा तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो दैट इज़ व्हाट माई मैन बाय सेइंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को आप अंडरमाइन करें। तो उसमें ये भी हो सकता है कि उसकी क्रिएटिविटी इनोवेशन जैसे उसने आप ही की चीज़ को रद्द करके कोई नई चीज़ निकाली हो और जिसकी वजह से वो मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर रही है। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसका एक बैलेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो आउटपुट बेस्ड भी है। मैंने कहा था यहाँ पर देखें लिखा हुआ आपको सेकंड पॉइंट में, टाइप्स ऑफ कंट्रोल दो तरह के हैं, एक आउटपुट बेस्ड है और एक प्रोसेस बेस्ड है। आउटपुट बेस्ड का मतलब वही हो गया ना कि आपकी आउटपुट क्या आ रही है, आउटपुट में कोई फॉल्ट है या नहीं है, या प्रोसेस में कोई फॉल्ट है या नहीं। इन दो तरह के कंट्रोल से बाज़ औक़ात कंपनीज में दोनों कंट्रोल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट एक साथ भी होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक टाइम पे एक कंट्रोल इम्प्लीमेंट हो रहा है। आउटपुट बेस्ड कंट्रोल भी इम्प्लीमेंट, अच्छा, आउटपुट बेस्ड कंट्रोल को कहते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल, सही, और प्रोसेस बेस्ड कंट्रोल को हम कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। ये भी एक नाम आप देख लें, ये दो तरह के नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि आउटपुट बेस्ड कंट्रोल इज़ ऑफन कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोसेस बेस्ड कंट्रोल इज़ ऑफन कॉल्ड एज क्वालिटी एश्योरेंस, सही है। और फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई जानबूझ के कंट्रोल के दिखाना तो चाह रहा है कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो रेजिस्ट कर रहा है कंट्रोल को, यानी कि गलत इनपुट दे रहा है, अब खुद काम करने चाह रहा है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का एक तो कल्चर भी डिस्टर्ब होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट डिस्टर्ब होती है, और जिस तरह की आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो उसको अचीव नहीं होती। तो ये कुछ चीज़ें जो मैनेजर्स को, ख़ासतौर से इंजीनियरिंग मैनेजर्स, क्योंकि आउटपुट बेस्ड कंट्रोल के अंदर तो शायद इतना काम इंजीनियरिंग मैनेजर्स का ना हो, लेकिन जो प्रोसेस बेस्ड कंट्रोल है इसमें इंजीनियरिंग मैनेजर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं एडवाइजरी के तौर पे। लेकिन जो प्रोसेस बेस्ड कंट्रोल है इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इंजीनियरिंग मैनेजर्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंट्रोल क्या है कि एक्यूरेट, अब यही हमने इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की अब तक बात की है कि एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, कि आपको क्या चाहिए आपको डिफ़ाइन करें सही तरीके से, आप उसके वर्ड्स को सीधा डिफ़ाइन करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करें। अब इन वेग रिक्वायरमेंट्स नहीं लिख के दें, फिर बताएं कब रिक्वायर्ड है आपको, कितने उसकी कितने डेज़ हैं, कितने मंथ्स हैं आपके पास। और फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि कोई एरर की एक्सेप्टेंस भी रखें, ये ना हो कि आप बिल्कुल अगर एरर की एक्सेप्टेंस रख ही नहीं रहे, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड द क्वालिटी इटसेल्फ इज़। कि जो स्ट्रिक्ट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी डिक्रीज्ड होती है, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। अंडरस्टैंडेबिलिटी से मुराद यहाँ पर यह है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझे बगैर, अंडरस्टैंड किए बगैर आप अच्छा कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म उस वक्त इम्प्लीमेंट होगा जब आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में पता होगा, जो उसमें लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में पता होगा, और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपको जब उनके, तो आप उतना ही रियलिस्टिक कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म बनाएंगे। अनरियलिस्टिक कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म अगेन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे होगा क्या, अनरियलिस्टिक कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म से होता क्या है, अनरियलिस्टिक कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म होता क्या है, रेजिस्टेंस टू कंट्रोल आती है, यानी फिर उस पर फॉल्सिफाइंग डाटा आएगा, एक्सक्यूजेज आएंगे, सबोटाज करेंगे, प्लेइंग गेम्स, पिचिंग वन अगेंस्ट दी अदर। तो फिर अगर आप जब तक रियलिस्टिक मैकेनिज़्म नहीं बनाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स अराइज होती जाएंगी। एक्सेप्टेबल दोज हु विल इन्फोर्स डिसीजन, ऑब्वियसली कि आप उनको एक्सेप्ट करें जो डिसीजन को इन्फोर्स कर रहे हैं। और फिर
हर लेवल पे कंट्रोल रिक्वायर्ड है। ये नहीं कि हाई लेवल पे रिक्वायर्ड होता है या मिडिल लेवल पे रिक्वायर्ड होता है या लो लेवल पे अदर कंट्रोल। डिपेंड करता है कि कंट्रोल करने की जो एक्सटेंट होती है वो डिक्रीज इंक्रीज हो सकती है। द अमाउंट ऑफ कंट्रोलिंग कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज, बट द कंट्रोलिंग विल ऑलवेज बी देयर। और फिर हमने यही बात की कि बैलेंस होना चाहिए सब्जेक्टिविटी में और ऑब्जेक्टिविटी में। अब ये परेटो प्रिंसिपल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत मशहूर ज़माना नाम है परेटो एक। हाँ, कोई सवाल? हाँ बोलो बेटा। अच्छा, तो परेटो इट्स नेम ऑफ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट या रिसर्चर। उनका ये 80-20 प्रिंसिपल है। ये 80-20 प्रिंसिपल के बहुत ज़्यादा जो हैं वो डिस्क्रिप्शन डेफिनेशंस हैं मार्केट में, लेकिन अगर हम कंट्रोलिंग रिस्पेक्ट से बात करें तो ये 80-20 प्रिंसिपल ये बताता है कि जो 80% आउटपुट है, मेजर आउटपुट 80% की, वो 20% ऑफ द फैक्टर्स को ऐसे आ रही होती है। मेजॉरिटी ऑफ द फैक्टर से नहीं आ रही होती। 20% इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी 80% रिजल्ट जनरेट हो रहे होते हैं, और बाकी 20% रिजल्ट जो है ना आपके बकिया मानते 80% फैक्टर से आ रहे होते हैं। तो वो जो 20% रिजल्ट है आपका, अगर उन 20% फैक्टर्स जो हैं, अगर आपने उन 20% फैक्टर्स को इंगेज कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो आपके डायरेक्टली रिजल्ट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा जो 80% रिजल्ट्स हैं। अब फॉर एग्जांपल इसकी हमने एग्जांपल यहाँ पर दी ना कि सेल्स रेवेन्यू है, ये नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं। अब आपने 20% फैक्टर्स, और जब कस्टमर बढ़ रहा है तो आपका सेल्स रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके मेजॉरिटी जो सेल्स जनरेट हो रही थी वो कम कस्टमर से हो रही थी। उनके जो फैक्टर्स थे जो उनको अफेक्ट कर रहे थे, वो उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं आप कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि एक क्लास के अंदर, जो आपकी क्लास है, उसमें कितने हाई परफॉर्मर्स होते हैं और कितने लो परफॉर्मर्स होते हैं। इन दोनों की परसेंटेज कम होती है। ख़ास तौर से हाई परफॉर्मर्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन जो मिडिल परफॉर्मर्स होते हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो 80-20 प्रिंसिपल को आप इस तरह समझें कि हर कोई हाई परफॉर्मेंस नहीं होता, हाई परफॉर्मर्स और ओनली फ्यू, लेकिन जो एवरेज परफॉर्मर्स होते हैं वो मेजॉरिटी परफॉर्मर्स होते हैं, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे होते हैं वो एवरेज परफॉर्मर ही चला रहा होता है। हाई परफॉर्मर उनको इंगेज कर रहा होता है, या फिर उनके रिस्पेक्ट से वो क्या कहते हैं कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डेवलप करके ऊपर दे रहा होता है, अगर वो मिडिल लेवल पर है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह समझते हैं परेटो प्रिंसिपल को। लेकिन इसको बस इस तरह से समझना कि ज़रूरी है कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको एनालाइज करना एक मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उस पर उसकी क्या कहते हैं उसको वो पता नहीं है इम्पोर्टेंट फैक्टर। अच्छा, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स पता कैसे चलेंगे? अगेन, by knowing the people, by knowing the environment, by knowing the culture of the organization, by knowing its customer to whom it's serving the organization, by knowing the purpose of the organization, और फिर उसको उसी रिस्पेक्ट से इम्प्लीमेंट भी करना। हर कोई डिफरेंट होता है, तो फिर आपके रिजल्ट्स अफेक्ट होंगे पॉजिटिवली इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अभी कंट्रोलिंग फंक्शंस जो है वो मेजरली वो 4 टाइप्स हैं। एक सेटिंग स्टैंडर्ड है, एक मेजरिंग परफॉर्मेंस है, एक इवेल्यूटिंग परफॉर्मेंस है, कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस है। यानी सबसे पहले तो आपने कंट्रोलिंग के अंदर स्टैंडर्ड्स सेट करने होते हैं। सेटिंग स्टैंडर्ड्स से मुराद लीडरशिप स्टैंडर्ड्स तो हैं जो कि सॉफ्ट स्किल्स के अंदर है, लेकिन अभी हम यहाँ पर सेटिंग स्टैंडर्ड्स में उन लीडरशिप स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे, वो तो हम पिछले चैप्टर्स में कर आ चुके हैं। यहाँ पर जिन स्टैंडर्ड्स की हम बात कर रहे हैं वो एक्सप्लिसिटली रिटन स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको हम कहते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी आप कहते हैं। वो इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस में भी शामिल होंगे। अब इसमें पर्सनल एक एम्प्लॉई के स्टैंडर्ड्स भी आप लिख के देंगे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ द आउटपुट होने चाहिए, वो क्या किस रिस्पेक्ट का काम देगा आपको करके, तो वो अच्छा काम समझा जाना चाहिए। फिर उसको मेजर करें उसकी परफॉर्मेंस को कि इसने परफॉर्मेंस 80% दी है, 20% दी है, 50% दी है। जब मेजर कर लेंगे तो फिर एवेल्यूएट करें कि 80% को हम अच्छा समझेंगे, 20% को अच्छा समझेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द परेटो प्रिंसिपल। क्या परेटो प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, एवेल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। और फिर कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, कोई अनवांटेड चीज़ है, तो उसको हम कंट्रोल करेंगे फीडबैक के थ्रू कि हाँ इसको माइनस करो, उसको प्लस करो। तो फिर वो भी अच्छा। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये स्पेल चेक है, ये कंट्रोलिंग में डबल एल आएगा, यहाँ पे कंट्रोलिंग में यहाँ पर डबल एल आएगा, सही है। तो ये आई एम सॉरी फॉर दैट। तो सेटिंग स्टैंडर्ड्स,
तो स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया जो है ना वो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको जब पेपर दूं तो उसमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन ना करूं कि वो 4th सेमेस्टर का पेपर लगे आपको, तो उसका मतलब अच्छा 4th सेमेस्टर का पेपर कैसे लगेगा, तो वो 4th सेमेस्टर का पेपर ऐसे लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया है उसी के रिस्पेक्ट से क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा पेपर के अंदर। जब मैं उसी रिस्पेक्ट से क्वेश्चंस दूंगा तो मेरा टीचिंग क्वालिटी पेपर में रिफ्लेक्ट होगी। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेपर बहुत हाई स्टैंडर्ड का बना दूँ लेकिन पढ़ाया मैंने बहुत लो स्टैंडर्ड का है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उससे भी मेरी क्वालिटी डिक्रीज़ होती है। मैंने पढ़ाया बहुत हाई स्टैंडर्ड का है, पेपर बहुत लो क्वालिटी का है, उससे भी स्टैंडर्ड डिक्रीज़ होगी। सेम स्टैंडर्ड पे जो मैंने एजुकेशन डिलीवर की है उसी सेम पैटर्न पे सेम स्टैंडर्ड पे अगर मैं पेपर डिलीवर करूँगा तो तब जाके क्वालिटी मैक्सिमाइज होगी। दैट इज़ द मेन एसेंस। तो जब वो स्टैंडर्ड्स मैं मेंटेन करूँगा तो वो स्टैंडर्ड मैं आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस पर भी, और एंड ऑफ द प्रोसेस यानी आउटपुट के वक्त जो पेपर मैं दे रहा होता हूँ, इन दोनों के दौरान मुझे सेम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो पार्ट 1 है, ये देखिए ना, इसमें पार्ट 1 क्या लिखा हुआ है, जनरली एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल एट फॉर अ गिवन जॉब, एवरेज परफॉर्मेंस, और फिर अदर ग्रेड्स आउटस्टैंडिंग, बेटर देन एवरेज, बिलो देन एवरेज, अनएक्सेप्टेबल, ये अदर देन। अच्छा, अब इन स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि आप बाइफरकेट करते हैं उन चीज़ों को कि जो आपको ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं यानी हाई स्टैंडर्ड्स की हैं, जो एवरेज स्टैंडर्ड्स यानी जो एवरेज रिक्वायरमेंट्स हैं उनके एवरेज स्टैंडर्ड्स हैं, और फिर लो। तो उससे आपकी बाइफरकेशन हो जाती है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किन चीज़ों से आपके स्टैंडर्ड्स हाईली मीट हो रहे हैं। इट इज़ क्लियर। तो अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे परफॉर्मेंस को उनकी ग्रेड्स के रिस्पेक्ट से या किसी जो भी पैरामीटर्स हैं उनके रिस्पेक्ट से, तो फिर आप रिजल्ट्स का ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट देखेंगे आपका। तो आप देखेंगे अगर आपने डिस्टिंग्विश नहीं किया तो आप रिजल्ट्स को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे आपके प्रॉपर्ली कि उनकी जो रिजल्ट्स आउटपुट है वो किस स्टैंडर्ड की आ रही है। इसलिए तो रिजल्ट के स्टैंडर्ड को मेंटेन या इंगेज करने के लिए भी आपको सेटिंग स्टैंडर्ड करने पड़ते हैं। अब यही हमने बात की ना कि एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ये परफॉर्मेंस है, ये परसेंटेज है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये अनएक्सेप्टेबल है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग और अनएक्सेप्टेबल की जो परसेंटेज है वो एवरेज परसेंटेज, देखें ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एवरेज परसेंटेज है, इन दोनों से कम है। क्लियर। ये जो लोग हैं ये बिलो एवरेज हैं, ये जो आउटपुट्स हैं ये आउटपुट कहते हैं, इसको लोग नहीं कहते, आउटपुट कहते हैं। ये जो अबव एवरेज आउटपुट्स हैं। अच्छा, आउटपुट किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की भी हो सकती है, आउटपुट किसी प्रोसेस की भी हो सकती है, आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। ये हम इसलिए इसको जेनरिकली आउटपुट बात कर रहे हैं। आउटपुट से मुराद किसी मशीन की आउटपुट नहीं है, ये किसी इंसान की आउटपुट भी हो सकती है, ये एक डिपार्टमेंट की आउटपुट भी हो सकती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की भी आउटपुट हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ख़ास तौर से कि आउटस्टैंडिंग और अनएक्सेप्टेबल, इन लोगों की परसेंटेज एवरेज परसेंटेज से बहुत ज़्यादा कम है। तो 80-20 प्रिंसिपल अगर मैं इसके रिस्पेक्ट से, फॉर एग्जांपल मैं एवरेज के रिस्पेक्ट से आउटस्टैंडिंग को इंगेज करूं तो ये 20% रिजल्ट है और ये 80% रिजल्ट है। तो 80-20 प्रिंसिपल इस तरह से इम्प्लीमेंट आप करके देख सकते हैं। तो ये आप देखें ना, स्टैंडर्ड जब आप मेजर कर रहे हो तो ऐसा नहीं हो कि आप आउटस्टैंडिंग को जहन में रख के स्टैंडर्ड्स बना रहे हो, एवरेज को भी जहन में रख के स्टैंडर्ड्स बनाना पड़ते हैं आपको, कि ये भी परफॉर्मेंसेस या आउटपुट क्राइटेरियाज हैं जो हमारे पास आ सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या गाइडलाइंस दें, अब तो आप उनको प्रॉपर गाइडलाइंस से समझाएं